हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूअस कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आप सभी का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे आप सभी के पास आ रहा है। जैसा कि 18 फरवरी का आप सभी का एग्ज़ाम है। कितने का? 18 फरवरी का आप सभी का एग्ज़ाम है। और आज आज कितना डेट है? आज डेट है आप सभी के बीच में, यानी कि 9 तारीख है। 9 तारीख है। तो सोचिए आप सभी 9 तारीख से लेके आप सभी को कितना, अभी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही कम समय है आप सभी के बीच में। यानी कि इस मंथ यानी कि जनवरी निकलने के बाद, जब जनवरी आप सभी का निकल जाएगा, जब जनवरी आप सभी का निकल जाएगा तो फरवरी फरवरी तो इस तरीके से जाएगा, जैसा कि इस तरीके से जाएगा कि जैसा लगेगा कि क्या जा रहा है, इतना फास्ट जाएगा आप सभी के बीच में। और जो आप सभी के साथ जो डिप्रेशन होगा जब एग्ज़ाम आ जाएगा, तो इतना डिप्रेशन होगा। फरवरी फरवरी आप लोग सोचेंगे कि ये एक दिन आप सभी ये सोचेंगे कि ये साल भर के लिए हो। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा लगेगा कि आप सभी का जो एक दिन है वो 24 घंटे का नहीं, 12 घंटे का हो रहा है आप सभी के बीच में, ऐसा लगेगा। और उस टाइम पे पता है क्या होता है? उस टाइम पे सबके लिए कॉमन होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्या? नींद बहुत ज़्यादा आती है। कितने लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ें कैसे, नींद बहुत जल्दी आता है। तो मैं आप सभी को इसका एक शेड्यूल बता रहा हूँ। आप सभी को अगर इसको फॉलो करते हैं डेली वाइज, अगर इसको फॉलो करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी को नींद नींद तो देखिए, ये तो नॉर्मली बात है भाई, सबको आएगा। नींद तो सबको आना ही है, ये तो आएगा, ये इसको तो कोई रोक नहीं सकता। बट आप सभी को अभी आप लोग एक स्वस्थ यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको 8 घंटे की नींद चाहिए डेली वाइज पे, 8 घंटे। बट अभी आप सभी का एग्ज़ाम है, तो मैं आप सभी से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग 12 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो जो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करता है, वो भी जो टॉपर होता है यूपीएससी एग्ज़ाम का, वो भी बताता है कि हम 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करते थे, 10 से 12 घंटे डेली वाइज पे। तो मैं आप सभी से, आप सभी यूपीएससी का एग्ज़ाम तो देने नहीं जा रहे हैं कि आप सभी को आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप सभी के साथ आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम देना है, वो भी क्लास 10th वालों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो 10th में ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेड आती हैं, जो चीज़ें पूछ गई हैं वही चीज़ें 2 या 3 साल के अंदर जो आई हैं वही चीज़ें आ जाएंगी, 5 साल के अंदर जो चीज़ें आई हैं वही आ जाएंगे। तो इसमें आप सभी को कितना सोना है? 5 घंटे आप सब सोइए, और 5 घंटे सोइए, और 6 घंटे, चाप के 6 घंटे डेली वाइज पे, अभी से 6 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए। आप सभी को 90% अभी से 90% कोई नहीं रोक सकता। नहीं, 90% आएगा यार, मैं मान के चलता हूँ। कितने लोग बोलेंगे कि यार अभी से 90%, चलिए नहीं आएगा 90%, 85% आएगा। बताइए, 85% आएगा भाई? 85% कम है क्या? जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है उसको एक महीने में पढ़ के ये 85% कम है क्या? मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे, 85% कम है। तो अभी से आप लोग 6 से 7 घंटा डेली, 6 से 7 घंटा नहीं, 7 घंटा देते हैं, 5 घंटा दीजिए भाई, 5 घंटा दीजिए, 5 से 6 घंटा, 5 से 6 घंटा या 6 से 7 घंटा, इतना दीजिए आप लोग। इतना सफिशियंट है, इतना आप सभी के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ बोलूँगा। चलिए, ज़्यादा हमको लगता है ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन को देखते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर अगर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसलिए मैं इतना आप सभी से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें, जो भी वीडियो कंटेंट प्रोवाइड्स किया जा रहा है, 2 दिन पे किया जा रहा है, 1 दिन पे किया जा रहा है, वो चीज़ें आप सभी के बीच एनालिसिस करके किया जा रहा है कि आप सभी के 2026 में क्या पूछने की प्रोबेबिलिटी है, कितना, यानी कि 85% टू 90% क्या पूछ सकता है भाई ये चीज़ें। और या भी ये जो 50 क्वेश्चन आप सभी के बीच में मैं डिस्कस करूंगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन है। इससे बाहर आप सभी का 20 क्वेश्चन आता है ना एमसीक्यू, देख लेना भाई। 20 में से
19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन, 20 में से 20, मैं इतना आप सभी के फ्यूचर के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा कि 20 में से 20 मैं फंसा दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला आप सभी के भविष्य के साथ। मैं इतना जरूर बोलता हूँ 18 से 19 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ फंसवाऊंगा आप सभी के एग्जाम में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आप सभी के क्लास 10th में साइंस हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी SST हो, कोई भी हो, 20 क्वेश्चन फंसवाऊंगा तो फंसवाऊंगा 20 क्वेश्चन। और मैं आप सभी से दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप सभी को 90% नहीं तो 85% तो मेरी गारंटी है। खुद एग्जामिनर बोलेगा कि भाई कहाँ से पढ़ा था, तू 80% ले जा, तू 85% ले जा, तू 90% ले जा, तू इसका हकदार है, तू ले जा। तो आप सभी बस एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी आप सभी के भाई बहन हैं या फिर नात रिश्तेदार अगल बगल कोई भी है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ना, तो आप ही सब का मतलब फ़ायदा है इसमें कि आप सभी को सब बोलेंगे कि हाँ लग रहा है पढ़ रहा है, यानी कि 85% आप सभी ले आ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम। तो आप सभी को बताना है जो ओम का नियम है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए धारा से संबंधित है, या फिर वोल्टेज से संबंधित है, या फिर वोल्टेज, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है, या फिर शक्ति और किससे, ऊर्जा से। तो आप सभी जैसा कि जान रहे होंगे कि जो ओम का नियम होता है वो क्या होता है, V = I × R, जहाँ पे आप सभी का V क्या है, वोल्ट होता है, वोल्टता होता है, और यह I जो है आप सभी करंट होता है, धारा होता है, और R जो होता है आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है। क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं आप सभी कि तीनों चीज़ें दी गई हैं, धारा भी दिया गया है यहाँ पे, वोल्टेज भी दिया गया है और प्रतिरोध भी दिया गया, यानी कि ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही हैं। तो ये चीज़ें आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ बताने वाला हूँ आप सभी से, अगर ओम का नियम पूछ दे तो ये फॉर्मूला आप सभी डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कोई दिक्कत परेशानी का। न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल आपसे को भी दे देगा, या फिर आई दे देगा, या फिर आर दे देगा, कुछ भी दे देगा और कुछ भी पूछ देगा। भी और आई दे देगा तो आर पूछ देगा, रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए ओम के नियम से, ये सब चीज़ें पूछ देगा। या फिर एक नंबर में बोल देगा कि ओम का नियम बताइए, एक नंबर, दो नंबर में बोल देगा, 2 नंबर में बोल देगा ओम का नियम बताइए, ओम का नियम क्या है। 3 क्वेश्चन आप सभी का बन गया, 3 क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति आप सभी का पी होता है, पावर इसको बोलते हैं, पावर का SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SI मात्रक जानने से पहले हम सभी क्या जानेंगे, इसका क्या फॉर्मूला जानेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, P बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यहाँ से। और यहाँ से निकालना चाहेंगे ना तो इसको भी इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ से देख ही सकते हैं, कार्य बटे समय हो जाएगा आप सभी के बीच में। और जो इसका जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो आप सभी का वॉट होता है। क्या होता है, वॉट। जो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। यहाँ से आप सभी का 2 क्वेश्चन बन गया, यहाँ से कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। और एक चीज पूछ लेता है यहाँ से SI मात्रक पूछ दिया, SI मात्रक पूछ, इसका क्या पूछ देगा पता है, क्या पूछ देगा, इसका क्या उसको बोलते हैं, वीमा पूछ देगा। क्या पूछ देगा, इसका वीमा, शक्ति का वीमा पूछ देगा। और शक्ति का वीमा पता है कैसे निकलेगा, कार्य से निकाल लीजिएगा। कार्य बराबर पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे जो पावर का जो क्या वीमा है उसको निकाल के दिखा देते हैं। तो पहले में क्या है, कार्य का क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बल का क्या हो जाएगा, F क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F × D होता है। तो F का क्या हो जाएगा, mL/T/-2 होता है। और D का क्या हो जाएगा, D का बताइए, D का क्या हो जाएगा, D का तो आप सभी का L ही हो जाएगा। D क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। अब जब डिस्प्लेसमेंट है तो उसका L हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो mL/2 और T/-2, ठीक है। यहाँ आपका, और T का क्या हो जाएगा, T का तो भाई नॉर्मली बात है ना, T का तो TE हो जाएगा। और जब T नीचे में दिया गया है आप सभी का, और जब P = क्या दिया गया, P = W/T दिया गया है, P = W/T। और जब ये चीज़ें, क्या चीज़ें, अब उसका रखेंगे तो W का क्या आ जाएगा आप सभी के बीच में, mL/2 T/-2, और यहाँ से सॉरी यहाँ पे -2, और यहाँ पे
T/1, और जब T/1 आ गया यहाँ का, इसको ऐसे कर देंगे और इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। और जब इस चीज़ को यहाँ पे ले जाएंगे तो जब T को ऊपर ले जाएंगे तो T/-3 हो जाएगा ml2 और T/-3 हो जाएगा। तो ये आप सभी का P का जो बीमा हो जाएगा, शक्ति का जो बीमा हो जाएगा ml2 और T/-3, ये आप सभी का बीमा हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं। अब बताइए चीज़ें समझ में आई आप सभी के बीच में, समझ में आया कि नहीं आया? हम पूछना चाहते हैं आप सभी से, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और यहाँ से आप सभी के बीच में 3 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से भी क्लियर हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन से आप सभी का 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अवतल दर्पण। अब बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस होता है, तो बताइए अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कितना होता है? धनात्मक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी 0 होता है, या फिर डी अनंत होता है? तो बताइए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है? तो जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? मानव आंख कौन सा भाग छवि बनाता है? जो हमारी आंख है, हमारी आंख में कौन सा भाग, आंख का भी कई पार्ट होता है, तो आंख का कई पार्ट होता है, तो उस पार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या इमेज, छवि मतलब क्या होता है? पिक्चर, क्या बोलते हैं? इमेज या पिक्चर बोलते हैं, इमेज। देखते हैं ना आप सभी, क्या बोलते हैं आप सभी? अरे ये चीजें दिख रही है, अरे वो बगीचा दिख रहा है, बोलते हैं ना वो बागी दिख रहा है, या फिर कोई वो व्यक्ति दिख रहा है, या फिर कोई वो क्या ऑटो रिक्शा, साइकिल, बाइक, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी दिख रहा है। तो वो चीजें दिख रहा है, किस चीज पे दिख रहा है? मतलब नेत्र के किस भाग पे दिख रहा है? कार्निया पे दिख रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर बी पुतली पे दिख रहा है, या फिर सी रेटिना, या फिर लेंस, किस पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रेटिना पे दिख रहा है। किस पे दिख रहा है? रेटिना पे दिख रहा है आप सभी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये चीजें आप सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये करीबन शायद 2000 किसी सेट में, अभी इतना एग्जैक्ट तो नहीं पता, 2021 में ही पूछा गया है, क्योंकि अब चीज़ें लेकिन ये चीज़ें जरूर मान जाइए कि 3 से लेके 4 बार, 3 से 4 बार आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा गया ये क्वेश्चन। आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, तो PYQ उठाइए, PYQ उठा के आप लोग देखिए। अगर नहीं पूछा होगा तो जौन नहीं तौन, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर नहीं पूछा PYQ में तो आप आइए इस चैनल पे और एक कमेंट करके चले जाइए कि नहीं पूछा गया है, और उस दिन से हम सब क्या करेंगे, वीडियो बनाना स्टॉप कर देंगे। इतना जान जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष ठीक होता है, तो बताइए जो निकट दृष्टि दोष है वो ठीक होता है किससे? अवतल लेंस से, या फिर उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से, या फिर अवतल लेंस से, या फिर समतल दर्पण से, या फिर प्रिज्म से? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आप सभी का इसी तरह कट गया। अवतल दर्पण से तो कटेगा नहीं, यहाँ प्रिज्म से तो होगा नहीं। अब इन्हीं दोनों में से होगा, तो जो निकट होता है, पता है जो निकट होता है ना वो अवतल से होता है। किससे? अवतल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगर यहीं पे दूर दृष्टि दोष बोल देता, निकट की जगह पर दूर बोल देता, दूर की बात करता, तो जब दूर की बात करेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब? जब दूर की बात करेगा, दूर दृष्टि दोष की बात करेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, और जब निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। और ये बताइए एक क्वेश्चन और आप सभी को बता देते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, पता है जो मानव नेत्र होता है वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है? तो वो पता है मैक्सिमम नहीं, सॉरी, मिनिमम कितने डिस्टेंस को देख सकता है? तो पता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जब पास लाएगा ना कोई चीज को तो वो धुंधला टाइप का दिखाता है। आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी के पास फोन है या फिर कोई भी चीज है, एनीथिंग, उस चीज को बुक ही पढ़ना है आप सभी, तो 25 सेंटीमीटर से जब अपने आंख तक लाइएगा ना तो वो चीजें जो उस पे लेटर लिखा गया है ना वो वर्ड धुंधला दिखाएगा, ब्लर दिखाएगा आप सभी की आंख में। तो वो क्या 25 सेंटीमीटर से कम, जब 25 सेंटीमीटर, ये भी MCQ में पूछा जाता है कि जो मानव नेत्र है वो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है, मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकता है, तो कितना? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो बताइए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा? तो धारा बराबर क्या होता है? यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि जो आप सभी का आई बराबर क्या होता है?
आवेश बट्टे समय क्या होता है, आवेश बट्टे समय होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो आई आप सबके धारा है, तो आवेश बराबर धारा बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे समय, Q/T होता है। तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन आप सभी के न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लेता है। किसका, आप सभी का आवेश का मान दे देगा या फिर टी का मान दे देगा। अगर आवेश का मान नहीं दिया, मे भी अगर आवेश का मान नहीं दिया तो आवेश का मान पता है क्या क्या लग देंगे, यहाँ बराबर क्या होता है, पता है क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब पता है ये कैसे होता है, कूलम होता है। पता है कैसे होता है, यहाँ पे n का मान होता है और जो n का मान होता है वो n का मान 1 रखते हैं। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, n बराबर प्लस माइनस एन ई, पढ़े हैं फॉर्मूला ना, तो यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप सभी क्या निकाल सकते हैं, इसको यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये चीज़ें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फिर मैक्सवेल नियम या फिर राइट हैंड थम्स रूल या फिर राइट हैंड थम्स रूल। क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बताइए। तो यहाँ से जो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट हैंड थम्स रूल। जो राइट हैंड थम्स रूल है आप सभी का, वो रूल लगाया जाता है, राइट हैंड थम्स रूल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, जो विद्युत मोटर है, जो विद्युत मोटर, क्या विद्युत मोटर सिद्धांत आधारित है। तो बताइए जो विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा प्रभाव पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आप सभी का रासायनिक प्रभाव पर, या फिर प्रकाश प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी है। तो बताइए विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो विद्युत मोटर होता है आप सभी का, वो किस पे आधारित है, वो चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। किस पे, चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन जितने भी आप सभी को क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा सा भी इस सेशन को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, अगर इसको स्किप कर देते हैं आप सभी, तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं बच जाएगा। मैं आप सभी का बड़ा भाई होने के नाते मैं आप सभी को इतना एडवाइस दे रहा हूँ कि आप सभी इस सेशन को 50 क्वेश्चन को, यानी कि 50 क्वेश्चन कहाँ हो जा रहा है यार, 100 क्वेश्चन तो हो ही जा रहा है। 100 क्वेश्चन अभी देखिए ना, 8 क्वेश्चन हुआ, 8 क्वेश्चन हमको लगा 15 क्वेश्चन आप सभी क्लियर हो गया। 15 क्वेश्चन अगर डिस्कस कर दिए हैं 8 क्वेश्चन में, तो सोचिए 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन मैं जरूर बता दूंगा आप सभी के बीच में, और वो चीज़ें आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी यहीं से। तो यहाँ से देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी का, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो बताइए 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, एक बार बताइए। तो जो आप सभी का 1 किलोवाट होता है, जो 1 किलोवाट होता है वो कितने के क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट कितने के, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख सकते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है किस, मतलब सूर्य से जो प्राप्त हमारी ऊर्जा होती है वो किस रूप में प्राप्त होती है और क्या कहलाती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है। तो थर्मल ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा, और या फिर सौर ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा। तो बताइए जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है हमारी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा हमारी कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा। और पता है सूर्य जो हमारा किससे बना होता है, वो हीलियम से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, हीलियम से मिलकर बना होता है। सूर्य जो हमारा होता है किससे, हीलियम से मिलकर बना होता है। ये भी चीज़ें आप सभी को बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि जो सूर्य हमारा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो जो सूर्य हमारा किससे, हीलियम से मिलके बना हुआ है। और पता है किस विधि से, नाभिकीय विखंडन। क्या होता है, नाभिकीय इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा ये प्रोसेस जो होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो बताइए जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, या फिर अनुदैर्ध्य होती हैं, या फिर
वैद्युत होती हैं या फिर प्रकाश होती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं आप सभी का क्या होती हैं, अब बताइए। जो ध्वनि तरंगे होती हैं पता है क्या होती हैं, जो आप सभी के जो ध्वनि साउंड वेव्स होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं। और जो आप सभी की यहाँ से एक क्वेश्चन और आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो प्रकाश, यहाँ से तो ध्वनि बोल दिया और लाइट वेव्स बोल दिया, प्रकाश तरंगे, जो प्रकाश तरंगे होती हैं तो वो क्या होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य होती हैं। तो यहाँ से अगर प्रकाश की बात किया तो अनुप्रस्थ हो जाएंगी और यहाँ पे ध्वनि की बात किया तो अनुदैर्ध्य हो जाएंगी। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो बताइए ध्वनि जो साउंड होती है उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको किस में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज में, या फिर डेसिबल में, या फिर वॉट में, या फिर मीटर में। तो बताइए जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस में नापी जाती है, वो डेसिबल में मापी जाती है। किससे, डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर दिया जाए, एफ एफ आप लोग पढ़े हैं ना, फ्रीक्वेंसी 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 की बात कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी किसको, हर्ट्ज में मापी जाती है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। और अभी आप सभी को पता है पावर, पावर बोले तो शक्ति, शक्ति वॉट। मीटर, मीटर बताइए मीटर क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप सभी का मीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, जो हमारी लेंस का, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, तो बताइए उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, या फिर शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। तो बताइए जो उत्तल लेंस होता है उसका फोकस क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप सभी का करेक्ट है। अभी आप सब अवतल लेंस का पढ़े ही है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब अवतल लेंस का ऋणात्मक है तो उत्तल लेंस का तो नॉर्मली बात है कि धनात्मक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं जो आप सभी क्वेश्चन नंबर 14 है। शक्ति, शक्ति का बताएं, पावर, पावर का क्या बताएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो शक्ति है क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है, W/T होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परावर्तन के नियम की संख्या, परावर्तन का जो नियम होता है, कौन सा नियम होता है परावर्तन का। एक तो आप सभी पढ़े हैं, परावर्तन का कितना नियम होता है बताइए। परावर्तन का जो नियम होता है क्या, बताइए। परावर्तन, आने वाली जो किरण होती है और जाने वाली किरण दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो आने वाली किरण है वो और जो जाने वाली किरण है वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक तो ये हो जाता है और एक आप सबका क्या होता है, एक अविलंब पे होता है, बेस होता है। तो दो ही आप सभी का नियम होता है। जो परावर्तन का जो लॉ होता है वो कितने पे, दो ही के बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है, परावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश, बताइए आवेश का क्या मात्रक होता है। तो सबको पता है यार, आवेश का मात्रक तो कूलाम हो जाएगा। और धारा का मात्रक एम्पियर, आई धारा का मात्रक एम्पियर। जूल किसका होता है, कार्य का हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा जूल। फिर या फिर एनर्जी या फिर ऊर्जा की बात कर दिया जाए, ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे ओम, ओम किसका मात्रक होता है बताइए, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अभी आप लोग पढ़े हैं ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो आई होप कि आप सभी को आवेश का मात्रक पता ही है, कूलाम। अगर आप सभी से बोल दिया आवेश का फॉर्मूला, तो Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। क्या, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होता है। तो बताइए विद्युत बल्ब जो आप सभी के घर में जो लाइट जलती है आप सभी देखे हैं, जो उसका फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है। तो तांबा से बना हुआ, या फिर एल्युमिनियम से बना होता है, या फिर टंगस्टन से, या फिर लोहा से। तो बताइए जो ऑप्शन नंबर सी है आप सभी का करेक्ट है, टंगस्टन से बना होता है। जो फिलामेंट देखते हैं आप सभी ना, वो टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो प्रकाश देता है, रोशनी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है
कि पीएच का मान होता है, तो बताइए पीएच का मान 7 है तो क्या हो जाएगा, जब पीएच का मान 7 है तो आप सभी का क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, आप सभी का अम्लीय हो जाएगा। और 7 से क्या है, 7 से अगर अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो HCl एक है, तो बताइए जो आप सभी का HCl है वो क्या है, क्षार है या फिर अम्ल है या फिर लवण है या फिर ऑक्साइड है। तो बताइए जो HCl है आप सभी का, HCl क्या है, तो जो आप सभी का HCl है वो एक क्या है, वो एक एसिड है। क्या है, HCl क्या है, एक एसिड है। सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो एक एसिड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को क्या है Na से और हाइड्रोक्साइड को क्या OH से दिखाते हैं। तो देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए जो दहन है आप सभी का, दहन एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या फिर अपघटन है या फिर ऑक्सीकरण या फिर विस्थापन है। तो बताइए जो दहन आप सभी का जो है, दहन कौन सी, ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से देख सकते हैं CO2 गैस चूने के पानी को करती है। तो CO2 जो गैस है चूने के पानी को क्या कर देती है, तो बताइए रंगहीन, नीला, दुधिया, लाल। तो बताइए यहाँ से जो ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का, दुधिया करेक्ट हो जाएगा। दुधिया क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, बताइए लोहे पर जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक है या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती या फिर तात्कालिक। तो बताइए जो लोहे पर जंग, आप सभी देखें ना, लोहे को रोस्ट हो जाना है, यानी कि रोस्ट मतलब क्या होता है, जंग लगना है, यानी कि लोहे पर जब लोहे को रोस्ट हो जाता है, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो वो कौन सी रासायनिक विधि है, क्या कौन सी विधि है, रासायनिक विधि है, केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना आप सभी का केमिकल रिएक्शन है। बट और एक बर्फ से क्या होता है, एक देखिए ना, बर्फ से पानी बनना, ये भी आप सभी का केमिकल रिएक्शन ही है। बट यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पता है क्या हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल है, यानी कि जो आर्टिफिशियल है उसको हम ज़्यादा तरीके से कर देते हैं वो भौतिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगा कि आप लकड़ी से क्या करते हैं, लकड़ी से कोई ऐसा मटेरियल बना देते हैं, जैसे देख सकते हैं तख्ता बन जाता है, खटिया बन जाता है, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है आप सभी का। और जो ये चीज़ें जो रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रही हैं वो क्या है, वो आप सभी का रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे हल्की धातु है। तो बताइए सोडियम है या फिर लिथियम है या फिर पोटेशियम, कैल्शियम, कौन सी है, बताइए जो सबसे हल्की जो धातु है वो लिथियम होती है। आप सभी का क्या होती है, लिथियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी तक आप सभी सेशन को शेयर नहीं किए तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर, कमेंट तो एकदम कंपलसरी है यार, कमेंट तो एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी नहीं कंपलसरी है, कमेंट जरूर कर दीजिए एक। अभी इसके पहले जो वीडियो बनाए थे क्लास 12th वालों के लिए, जो न्यूमेरिकल का पार्ट था, तो वो उसमें एक अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। और आप सभी इस चैनल को अपना चैनल ना समझ के आज भी सोच रहे हैं कि गैरों का चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को प्यार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक बार सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पेट्रोलियम का परिशोधन किया जाता है। तो बताइए पेट्रोलियम का जो परिशोधन है वो किस विधि से किया जाता है। तो पेट्रोलियम का जो परिशोधन ऊर्ध्वापतन विधि से या फिर आंशीय आश्वासन से या फिर क्रिस्टलीकरण से या फिर वाष्पीकरण से। तो जो आप सभी का पेट्रोलियम का जो परिशोधन होता है वो ऑप्शन नंबर बी आंशीय आसवन से किया जाता है। क्या, आंशीय आसवन से किया जाता है। और आप सभी एक बार कमेंट कर दीजिएगा इसके बारे में, पेट्रोलियम कैसे क्या फॉर्म होता है, कैसे क्या होता है, कैसे उसको रिफाइंड किया जाता है, मार्केट में कैसे लाया जाता है, इस पूरी डिटेल में बताएंगे इसको आप सभी के साथ। तो एक बार इसको कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को इसकी नीड है या फिर नहीं है।
तो बताइए धातुएं होती हैं, भंगुर होती हैं, तन्य होती हैं, या फिर क्या होती है, अचालक या फिर गैसीय होती है। तो बताइए धातुएं क्या होती हैं। तो जो धातुएं होती है आप सभी की क्या होती हैं, तन्य होती हैं। क्या होती हैं, तन्य। ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड किसको नहीं पता है, H2SO4। कौन कौन गधा है इसको नहीं पता है, कौन गधा है ऐसा है, कमेंट करो कौन गधा है जिसको पता नहीं सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र नहीं है। चलो HCl हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है H2CO3, ये कौन सा है भाई, ये तो मेरे को नहीं पता है। ये किसको पता है, जिसको पता है जो धुरंधर है तो कमेंट करना। तो H2CO3 कौन सा है, जो भी अपने आप को धुरंधर बोलता है इसको कमेंट जरूर करो, देख के इग्नोर नहीं, इसको कमेंट जरूर करें। ये तो बता ही दिए नाइट्रिक एसिड है, और ये इसका सल्फ्यूरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl को कहते हैं, तो सबको पता है NaCl को क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं, सोडा थोड़ी ना कहते हैं। ये तो साधारण नमक है जो डेली घर में यूज़ करते हैं। घर में यूज़ कौन कौन करता है, कमेंट जरूर कीजिए कि हम करते हैं। जो भी नमक का यूज़ करता है, साधारण नमक NaCl का यूज़ करता है, कमेंट जरूर करिए। हम तो भाई करते हैं NaCl का यूज़, जो और करता है वो कमेंट जरूर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण में होता है, तो बताइए जो आप सबका ऑक्सीकरण होता है, वो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, या फिर द्रव्यमान का ह्रास होता है, या फिर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो आप सभी का ऑक्सीकरण विधि होता है, तो जो आप सभी का ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और जो आप सभी का रिडक्शन होता है, यानी कि जो आप सभी का रिडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, इलेक्ट्रॉन गेन होता है रिडक्शन में। रिडक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, हिंदी में उतना नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीकरण, और उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश में इसको रिडक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अम्ल का स्वाद होता है। बताइए भाई किसको नहीं पता होगा यार, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, किसको नहीं पता, कौन है गधा है जिसको अम्ल का स्वाद नहीं पता। और नमक का क्या, नमकीन होता है। और यहाँ पे बेस, यानी कि बेस जो आप सभी का क्षार है, क्षार, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और जो साल्ट होता है आप सभी का, जो साल्ट होता है, साल्ट का स्वाद कैसा होता है, नमकीन टाइप का होता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन, क्षार का स्वाद होता है, तो यहीं से बन गया, कड़वा होता है, सबको पता है कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोजन गैस की खोज कौन किया था। बताइए हाइड्रोजन गैस की खोज कौन किया था, तो किसको नहीं पता है, कैनवेडिस ने किया था। कौन किया था, कैनवेडिस ने किया था। तो बताइए रदरफोर्ड ने क्या किया था भाई, आप सभी रदरफोर्ड मॉडल पढ़े हैं केमिस्ट्री में ना, चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो बताइए रदरफोर्ड, बोहर क्या किए थे, डाल्टन किए क्या थे, डाल्टन। बताइए एक बार कमेंट में इन तीनों ने किस किस चीज़ की खोज किया था, डिस्कवरी किस किस चीज़ की किए थे, एक बार कमेंट में आप सभी ज़रूर बताइएगा। आप सभी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर 90% लाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बेकिंग सोडा। बताइए जो आप सभी का बेकिंग सोडा, आप सबका जो बेकिंग सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा का, Na2CO3, ये तो कतई नहीं होगा, NaHCO3, ये सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का सही है, NaHCO3 बेकिंग सोडा आप सभी का होता है। और एक चीज़ होता है कास्टिक सोडा होता है, तो उस कास्टिक सोडा को भी आप सभी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 कास्टिक सोडा आप सभी का। ये दो पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही दो पूछेगा। वॉशिंग सोडा पूछ देगा, ये वॉशिंग सोडा होता है आप सभी का, वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है, वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, दो ही चीज़ पूछेगा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पता है क्या होता है, वॉशिंग सोडा कपड़ा बड़ा धुलते हैं ना, उसी को वॉशिंग, जो सर्फो लगा के उसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। उसका सूत्र Na2CO3 होता है, सर्फ का सूत्र। और जो आप सभी का बेकिंग सोडा होता है वो NaSCO3 होता है आप सभी का। नेक्स्ट धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाना कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है, या फिर आघातवर्धकता कहलाता है, या फिर चालकता कहलाता है,
कठोरता कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है? धातुओं को पीट कर जब चादर के नुमा बनाया जाता है तो पता है उसको क्या कहते हैं? उसको आघात वर्धता कहते हैं। और तन्यता पता है क्या होता है? 1 ग्राम सोना को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, एक ग्राम सोने को 1000 मीटर तार बनाया जाता है। तार, इसको तन्यता बोलते हैं, तन्यता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, क्लास 10th के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि 1 ग्राम सोने को कितनी मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1000 मीटर बनाया जा सकता है। और 1000 मीटर को आप सभी को पता होगा 1 किलोमीटर बोलते हैं, 1 किलोमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे बोल देगा कि इस विधि को क्या कहते हैं? तो एक विधि को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। और किसी मेटल वेटल को पीट कर, किसी मेटल को पीट कर क्या उसको चादर की नुमा बना देंगे तो उसको आघात वर्धता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन। अब आप लोग उस सभी से 35 के बाद जो आप सभी का 15 क्वेश्चन बच रहा है वो आप सभी का बायो का क्वेश्चन है। कौन सा? अभी आपसे फिजिक्स का देखें, केमिस्ट्री का देखें, खत्म हो गया। अब आप सभी का पार्ट है जो बायो का पार्ट है और 15 क्वेश्चन आप सभी का बायो का चलेगा। तो जो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है बताइए? तो जो मानव हृदय है उसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन सा होता है? 4 होता है आप सभी का। मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो बताइए एक बार, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? बताइए प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम में या फिर क्लोरोप्लास्ट में या फिर नाभिक में? तो जो आप सभी क्लोरोप्लास्ट है, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का करेक्ट है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होता है आप सभी का। नेक्स्ट, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मिलती है तो बताइए श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से, ग्लूकोज से, या फिर ऑप्शन सी दिया जल से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आप सभी का CO2 से। तो जो आप सभी को श्वसन प्रक्रिया है, जब श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा पता है कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से आप सभी को क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग। अब ये तो किसको नहीं पता होगा यार कि जो हमारे बॉडी में जो खून यानी कि रक्त मतलब क्या? खून होता है। जो ब्लड है उसको रेड होने का कारण क्या है? लाल है, उसका कारण क्या है? सबको पता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिना आँख बंद करके मारो, जाओ एग्जाम 2026 में जाओ, परीक्षा हाल में जाओ, एकदम आँख बंद करके बस आप सभी एक चीज़ याद रख लेना कि ध्येय बोर्ड आप सभी के बीच में कितना स्ट्रगल कर रहा है आप सभी के लिए। और एक बार ध्येय बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, ध्येय बोर्ड को, और इसको क्या कीजिए? अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। इतना प्यार सपोर्ट दीजिए कि एक दिन इस चैनल नंबर 1 यानी कि नंबर 1 चैनल ये बन सके, नंबर 1 चैनल बन सके, ये नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पौधों में जल का परिवहन होता है तो बताइए पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किस विधि से होता है? फ्लोएम से, या फिर जाइलम से, या फिर कार्टिस से, या फिर पत्ती से? तो जो पौधों में जल का परिवहन होता है पता है वो ऐसे होता है, किसमें? जाइलम से। और जो पौधों में ऑक्सीजन का परिवहन पता है किससे होता है? फ्लोएम से ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन से क्या लेता है? फ्लोएम। ऑक्सीजन से फ्लोएम लेगा पौधा। ऑक्सीजन किस विधि से लेगा? फ्लोएम से। और जल किससे लेगा? जाइलम से। 2 क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हमको तो लगता है करते करते आप सभी को 40 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। 40 यानी कि 60 क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया होगा। 60 क्वेश्चन तो क्लियर ही हो गया होगा अभी तक, हमको लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में उत्सर्जन अंग होता है तो बताइए जो मानव है, मानव उत्सर्जन अंग कितना होता है? एक बार बताइए, पता है कितना होता है मानव में उत्सर्जन अंग? गुर्दा होता है। जो मानव में उत्सर्जन अंग है गुर्दा आप सभी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, आप सभी यही चाहते हैं ना कि चीज़ें फास्ट चलें। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का भी नहीं है ना। अब ज़्यादा वेस्ट करेंगे टाइम तो आप ही लोगों के लिए यूज़फुल नहीं है। अब जितना क्या करेंगे, जितने चीज़ों को फास्ट लेके जाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना। अब समय ज़्यादा नहीं है आप सभी के बीच में। तो वंशागति की इकाई कहलाती है तो बताइए वंशागति की जो इकाई कहलाती है पता है क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। वंशागति की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है आप सभी के बीच में डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना की खोजी कौन किया था? डीएनए संरचना की खोजी कौन किया था, एक बार बताइए। तो वॉटसन और किक्रे ने किया था। क्या किया था? वॉटसन और किक्रे ने किया था, यानी कि डीएनए की संरचना खोजी कौन किया था? वॉटसन और किक्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन का उदाहरण है। तो बताइए अलैंगिक जो जनन का उदाहरण है वो क्या हो जाएगा आप सभी के बीच में? तो क्या हो जाएगा अलैंगिक जनन का उदाहरण? आप सभी का अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। जो अलैंगिक जनन का जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में पादप हार्मोन ऑक्सीन का कार्य है। जो पादप हार्मोन है ऑक्सीन का कार्य क्या होता है? तो बताइए एक बार। जो पादप हार्मोन है उसका ऑक्सीन का कार्य क्या होता है? वृद्धि करना। क्या होता है? वृद्धि करना। ऑक्सीन का कार्य क्या होता है? वृद्धि करना। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। डिट्टो एकदम इसी तरह आप सभी के बीच में क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। इतना मैं इस चीज़ें क्यों बार बार बोल रहा हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आप सभी के यूज़फुल के लिए हैं, आप सभी के लिए यूज़फुल है ये चीज़, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसीलिए मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को शेयर कीजिए और अपनी कहीं नोटबुक में लिख लीजिए 50 क्वेश्चन। और ये 50 क्वेश्चन नहीं, हमको लगता है 60-70 क्वेश्चन बता दिए और 70 क्वेश्चन आप सभी लिख लीजिए। इस 70 क्वेश्चन में से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। 20 क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई? बुके से आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ देगा, आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं, इसी सिलेबस से आएगा। यहाँ से देख सकते हैं मानव नेत्र का रंग नियंत्रित होता है। तो बताइए जो मानव नेत्र का रंग नियंत्रित होता है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए जीन से होता है। किससे होता है? जीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो बताइए सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है क्या होती है? यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देख सकते हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग, जो ऐसा कौन सा भाग है जो संतुलन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो पता है सेरिबेलम होता है। जो सेरिबेलम होता है आप सभी का, वो क्या संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आप सभी के बीच में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार शेयर नहीं की तो इस सेशन को शेयर कर दीजिए। इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और बाकी है और 2 क्वेश्चन के बाद जो हमारा सेशन है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो पाचन की शुरुआत होती है। तो बताइए जो पाचन की जो हमारी शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? पेट से होती है, या फिर छोटी आंत से, या फिर मुंह से, या फिर बड़ी आंत से? तो पेट की जो आप सभी का यहाँ से जो पाचन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, एक बार बताइए। जो पाचन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? यहाँ से देख सकते हैं आप सभी, कहाँ से होती है? मुँह से हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खा के वहीं से हमारी पाचन की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक क्वेश्चन और आप सभी के बीच में बचा है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सभी क्या कीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत समय लगता है यार। पहले पीपीटी तैयार करो, पहले क्वेश्चन तैयार करो, क्वेश्चन तैयार करके उसको एनालिसिस करो कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद से उसका पीपीटी तैयार करो, पीपीटी तैयार करके आप सभी के बीच में लाओ। इतना स्ट्रगल किया जा रहा है कि आप सभी के से क्या ही बोला जाए, कि आप सभी के लिए आप सभी का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, अपनी पढ़ाई छोड़ के आप सभी के बीच में लगे हुए हैं हम। तो थोड़ा सा भी तो सपोर्ट कीजिए आप सभी। पौधों में भोजन का परिवहन होता है। तो बताइए एक बार, पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो किस रूप से होता है? अभी आप सभी से बताएं, पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है किस विधि से होता है? क्या होता है आप बताइए। पौधों में फ्लोएम से होता है। क्या होता है? फ्लोएम से। वहाँ पे शायद हम ऑक्सीजन बोल दिए, ऑक्सीजन नहीं होगा, वही ऑक्सीजन या भोजन, वही भोजन की बात किया जा रहा है। तो जो भोजन की फ्लोएम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लोएम आप सभी का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सभी के बीच में HIV किससे प्रभावित होता है? तो आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है, जो HIV है वो किससे प्रभावित होता है? तो बताइए एक बार। हृदय से, फेफड़े से, प्रतिरक्षा से तंत्र से, या फिर यकृत से? तो एच आई वी किससे प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र से। किससे? प्रतिरक्षा तंत्र से प्रभावित होता है HIV। तो ये रहा आप सभी के बीच में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। अगर आप सभी यहाँ तक हमारे चैनल को अभी तक हमारे वीडियो पे बने थे, 40 से 45 मिनट अभी तक आप सभी बने थे, तो आप सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी 50 MCQ का क्वेश्चन होगा क्लास 10th वालों, और 50 क्वेश्चन तो होगा, बट आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो हमारा 50 क्वेश्चन होगा किस सब्जेक्ट पे होगा, इसी सब्जेक्ट पे, साइंस पे ही लिया जाए या फिर SST या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट दिन। तो जय हिंद, जय भारत।